वेलकम बैक स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम क्लास 8 के आपका जो मेन कोर्स बुक है उसका थर्ड चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मेन कोर्स बुक मतलब हनी ड्यू जो किताब है उसका थर्ड चैप्टर जिसका नाम है ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट। इसका मतलब क्या होता है? पास्ट की झलकियाँ। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857। मतलब यहाँ पर हमारे इतिहास के 1757 से 1857 का जो दौर है उसकी कुछ झलकियाँ दी गई हैं। These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857। मतलब ये जो पिक्चर्स हैं या स्पीच बबल्स हैं, स्पीच बबल्स किसे कहते हैं? स्पीच बबल्स से ये जो है ना, इंसान का ये पिक्चर दिखाया जा रहा है और ये वो इंसान क्या बोल रहा है ये बताया जा रहा है, इस चीज़ को हम स्पीच बबल बोलते हैं। तो ये जो इमेजेस हैं और जो स्पीच बबल्स हैं ये हमें बताएंगी कि 1857 में जो सिपाही म्यूटिनी यानी कि सिपाही विद्रोह हुआ था उसका कारण क्या था, उसकी प्रेक्षापट बैकग्राउंड क्या था, इसके बारे में हमें पता लगेगा इस टेक्स्ट में। अब बहुत ध्यान से आप लोगों को ये स्पीच बबल पढ़ना है। अब जनरली कॉमिक्स बुक पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो मुझे पता नहीं। अगर आप कॉमिक्स बुक पढ़ते हो, बहुत सारे कॉमिक्स बुक है जैसे जो सुपर हीरो कैरेक्टर्स होते हैं जैसे स्पाइडरमैन हो या बैटमैन हो, इसके ऊपर कॉमिक्स आते हैं, या टिन के ऊपर कॉमिक्स आते हैं जो बहुत एडवेंचरस है और फिर उसमें बहुत सारे कॉमेडी भी हैं। तो उसमें वो कार्टून होते थे। ठीक उसी तरीके की जो हम देखते हैं कि उस तरीके की जो मैगज़ीन निकलती है और उसमें स्पीच बबल पिक्चर और स्पीच बबल से सब कुछ डिस्क्राइब किया था। इसके बाद तो अब तो टेलीविज़न आ गया, अब तो कार्टून के शोज़ होते ही हैं। तो ये खास करके देखा गया है बच्चों में इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। अगर आपको किसी चीज़ को इमेज के द्वारा बताया जाए तो उसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा, ये बात तो तय है। तो हम चलते हैं, अब स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब करेंगे। तो पहले है द मार्टायर्स। मार्टायर्स किसे कहते हैं? जो देश के लिए अपना जान कुर्बान कर गए, जो पेट्रियट्स होते हैं। ये पेट्रियट्स तो देश प्रेमी होते हैं, लेकिन मार्टायर्स मतलब देश के लिए जो जान कुर्बान करते हैं, जिसको हम शहीद बोलते हैं। जो मार्टायर्स का मतलब है शहीद। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, आपको ये पिक्चर देख के आपको पता लग चुका होगा कि ये दिल्ली में एक फंक्शन हो रहा है और ये जो हैं जो गाना गा रही हैं ये कौन है? ये है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर और उसके बगल में बैठे हुए हैं जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं। ये हैं लाल बहादुर शास्त्री जो उनके बगल में बैठे हुए हैं। उनके पास में जितना मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी है। तो ये लता मंगेशकर गाना कौन सा गा रही है? ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुई है उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो ये जो गाना वो गा रही हैं इसको इंग्लिश में यहाँ पर लिखा गया, ओ माई कंट्री मैन लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स, जरा आँख में भर लो पानी, एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ द इंडियाज मार्टर्स, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। यानी कि जो शहीद हो चुके हैं देश के लिए उसकी कुर्बानी को आप याद करो। देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, राष्ट्र सर्वोपरि मतलब नेशन फर्स्ट। आप कौन से जाति के हो, धर्म के हो, ये सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन हम जिस देश में रह रहे हैं, जहाँ पर सांस ले रहे हैं, जहाँ पर हम खाना खा रहे हैं,
इस देश में हम सब कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अगर हम ये देश ने हमें ये सब कुछ दिया है, हमारा बचपन हो, हमारी ज़िंदगी हो, इस देश ने दिया है, जो कुछ भी दुख दर्द जब जो कुछ भी हमने सहा है वो इस देश के साथ ही तो सहा है। तो हमारे इस देश के ऊपर, देश के लिए मर मिटने की हमारे अंदर में जज्बा होनी चाहिए, और इसके आरे किसी धर्म को नहीं आना चाहिए, किसी जाति को नहीं आना चाहिए। तो इससे हम जो देश के लिए, नेशन फर्स्ट, जिसके लिए देश सर्वोपरि है, उसे हम पैट्रियट कहते हैं। और जो देश के लिए जान देने के लिए भी कुर्बान है और जान दे देते हैं, उसको हम मार्टर्स कहते हैं। ये वो पर्सनालिटी हैं जिसको आप देख रहे हो इस समय, जिन्होंने राष्ट्र को पहले रखा। ये कौन है? ये जो आप देख रहे हो, पहले है झांसी की रानी। सिपाही विद्रोह में उनका कितना बड़ा रोल था, और आज भी महिला सशक्तिकरण का जब हम उदाहरण देते हैं तो हम झांसी की रानी की बात करते हैं, जो अंग्रेजों के खिलाफ डट कर लड़ी। ये जो आप देख रहे हो बाल गंगाधर तिलक, इनकी कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारे इतिहास में, लोगों को इकट्ठा करने में, लोगों के अंदर में देश के ऊपर प्यार जगाने में, देश भावना, देश के ऊपर राष्ट्र भावना को देश के अंदर में जगाने में, लोगों के अंदर में जुनून और जज्बा भरने में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये जो हम देख रहे हैं इधर भगत सिंह है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, और ये बहादुर शाह जफर हैं जो दिल्ली के आखिरी नवाब थे। इनके अंडर में ही ये सिपाही विद्रोह लड़ी गई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। और बाकी जो आप देख रहे हो, ये सिपाही म्यूटिनी में ये दोनों थे, इनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा था, और झांसी की रानी इसमें एक योद्धा थी। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, उसके बाद देश के अंदर में जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आग जली, विद्रोह हुआ, इसमें इन लोगों की बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने लड़ाई की। हाँ, रास्ता अलग अलग हो सकता है। गांधी जी का रास्ता अलग था, वो अहिंसा के रास्ते पे चले। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो हिंसा के रास्ते पे नहीं चले, लेकिन उनका जो लड़ाई का मूड था वो एग्रेसिव था, कि उसने आर्मी मिलिट्री लेवल पे था वो, कि हम लड़ाई करके हम देश को, हमारा देश है, हम आज़ादी, हम क्यों उनसे रिक्वेस्ट करें, देश हमारा है ना, हम लड़ के ले लेंगे आज़ादी, हम उनसे क्यों भीख मांगे। और गांधी जी, उनकी बात ये थी कि वो भीख नहीं मांग रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो पीसफुल हो, उसमें कोई हिंसा ना हो। तो ये रास्ता अलग अलग हो, लेकिन लक्ष्य एक ही था इन सभी का। चलो हम आगे बढ़ते हैं। कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 टू 1849, 1757 से 1849। तो मैं पहले एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ। कंपनी मतलब किस कंपनी की बात की जा रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जा रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आया क्यों था? हमारे देश में आया था बिजनेस करने के लिए, जिसको हम अंग्रेज़ बोलते हैं। ये पहले आए थे हमारे यहाँ पर बिजनेस करने के लिए। हमारे देश को कैप्चर करने का कोई इरादा इन लोगों के पास नहीं था। उनको बिजनेस में प्रॉफिट होता, बस उतना ही उनके लिए सत्ता। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये देश बहुत संपत्तिशाली है, वेल्दी है, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, और इस देश में लोगों के अंदर में यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है, तब उन्होंने सोचा कि इस देश में बिजनेस नहीं, हम इस देश को लूट सकते हैं। हम इन लोगों के बीच ही झगड़ा कराएंगे और फिर धीरे धीरे हम कब्जा कर लेंगे। और हमारे देश के लोगों में एकता नहीं था, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। हम एक दूसरे से लड़ाई करते रहे और हमें अंदाज़ा भी नहीं हुआ
कि हम कितने बड़े खतरे को बुलावा दे रहे हैं, उनको आमंत्रण दे रहे हैं कि बेहद एक खतरनाक परिस्थिति, सिचुएशन वो आने जा रहा है, वो होने वाला है। तो हमें इसका अंदाज़ा भी नहीं था। धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने कब्जा करने लगा और हमने लूट मार मचा दी। मतलब ऐसे, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, ये अंग्रेज़ इतने घिनौने थे कि जब अयोध्या को कैप्चर किया था, अयोध्या के लोगों को घर से बाहर निकाल के उसके घर में लूटपाट कर लिया। मतलब लड़ाई का भी कोई रूल्स और रेगुलेशन अंग्रेज़ों का नहीं था। वो चोर, जैसे ऐसा लग रहा था कि चोर डकैतों की तरह वो लूट रहे हैं, लूट मार मचा रहे हैं। कोई सिविलाइज्ड मैनर पे वो लड़ाई नहीं था। आप कॉन्क्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन घर के जो डाकू करते हैं उस तरीके से लूट रहे थे वो। मतलब किसी को नहीं छोड़ा, किसी देशवासी को नहीं छोड़ा। जिसके पास उनको जितना ऑर्नामेंट मिला, जिसी जगह पे जब कैप्चर करते थे उन्होंने सब लूट लिया, अपने देश भेज दिया। हमारा जो सबसे कीमती हीरा कोहिनूर, वो अब अंग्रेज़ों के पास है। जो अंग्रेज़ इंग्लैंड की रानी के मुकुट पे जो सजा रहता है वो हमारा है, वो अभी उन लोग लूट के यहाँ से लेके चले गए। ये ऐसा क्यों हुआ? हमारे बीच कभी एकता था ही नहीं। हर वक्त हम एक दूसरे के साथ लड़ते रहे, हम कभी एक नहीं हो पाए। लेकिन 1857 में एक बार हम एक होके लड़े थे। हाँ, बाद में ये बात तो तय है कि 1947 आते आते तब देश एकजुट हो रहा था और हम आज़ादी की ओर आगे बढ़ रहे थे। हमें आज़ादी मिला, लेकिन आज़ादी मिला भी कैसे? देश के दो टुकड़े हो गए। एक हो गया पाकिस्तान, और आज जो ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, और आज जो बांग्लादेश है। दो देश, हमारे देश से टूट के दो देश तैयार हुआ। तो मतलब ये भी हमारे एकता का मिसाल नहीं है। अगर हम उस समय उसका देश का बंटवारा नहीं होता तो हम एक ही तो रहते। तो देश का अगर बंटवारा ही हो जा रहा है तो हम एक कहाँ पर है? और ये किसने किया? अंग्रेजों ने किया। तो अब हम बात करते हैं कि कैसी स्थिति थी, कैसा सिचुएशन था। ये जो आप देख रहे हो मैप पे भारत का इमेज, हम आपको और भी जूम करके इसको दिखाते हैं। ये आप देख रहे हो, ये भारत है 1765 में, 1765 में। अब एक चीज़ आप देख लो यहाँ पर, विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी। 1807 में जो अंग्रेज थे उनके पास सुपीरियर वेपन्स था। मतलब हमारे पास लड़ाई करने के लिए तलवार, जो उस समय जो हम गोले फेंकते थे, हमारा कमान जो है, कैनन होते थे उस टाइम पे, लेकिन हम लड़ते थे उसी बो और एरो, तीर धनुष से, वही पुराने हथियार तलवार से। और उन लोगों के पास बंदूक था। तो आप सोचो, तलवार से आप बंदूक के सामने कितने समय तक टिकोगे? वो दूर से ही आपके ऊपर फायर कर देंगे। अब ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाओगे, एक बात है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को कहूँगा कि हम जब पहली लड़ाई हुई 1757 में, बैटल ऑफ प्लासी, बंगाल में, उस समय नवाब सिराजदौल्ला उस समय राजा थे। मतलब 1 लाख की फौज थी उनकी, और अंग्रेज सेना थे 700। आप सोच रहे हो 1 लाख के आप रेशियो करो, 0% में भी नहीं आएंगे। लेकिन क्यों वो जीत गए? क्योंकि सिराजदौल्ला के ही एक सेनापति थे मीर जाफर, जिसने उनके साथ बेईमानी की। वो सेना को नहीं लेके गए, और सेना के अंदर में ये लग गया कि हमारे साथ धोखा हुआ है, षड्यंत्र हुआ है, और सेना भाग गई। सिराजदौल्ला के 2 सेनापति मीर मदन और मोहनलाल, वो अंग्रेज़ों के गोली से अपने जान को निछावर किए, लेकिन वो काफ़ी नहीं था अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ था और बेईमानी हुई थी नवाब सिराजदौल्ला के खिलाफ। यानी कि हमारे एकजुटता तब भी नहीं थी। आप एक बार इस पिक्चर को देखो, ये अंग्रेज़ों के कब्जे वाला इलाका है 1765 में, जहाँ पर हम देख रहे हैं उड़ीसा, बंगाल, बिहार, असम के इलाके कब्जा कर लिए गए हैं। बाकी ये जो येलो में आप देख रहे हो, ये भारत का इलाका था तब, 1765 की बात है। इसमें कैप्चर नहीं हुआ था। इतने सारे अगर एक हो जाते, इन लोगों की मजाल थी,
हमारे साथ ये लड़े, हमको कब्जा कर पाए, लेकिन देखो वो भी हम एक उस समय इकट्ठा नहीं हो पाए। ये देखो भारत के जो राजा थे, इंडियन प्रिंसेस वे शॉर्ट साइटेड मतलब जो फ्यूचर के बारे में सही तरीके से अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसे अगर आप अच्छे साइटेड हो, लॉन्ग साइटेड हो, हम कब समझेंगे? जब आपको समझ में अगर आ गया कि मेरा एग्ज़ाम है, मुझे अभी से तैयारी करना है, तभी जाके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे, एग्ज़ाम पास हो जाऊंगा, तो आप दूर की बात सोच रहे हो, वरना मेरा खतरा हो सकता है, आपको ये पता चल जाता नहीं। अंग्रेज़ जो हमारे देश की जो राजाएं जो थे, उनको आने वाले खतरों के बारे में बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि क्या होने जा रहा है। अंग्रेज़ धीरे धीरे भारत पे कब्जा कर लेंगे, उनको ये पता ही नहीं चला, वो ये समझ ही नहीं पाए कि जिस अंग्रेज़ यहाँ पर आए हैं, जिनके साथ वो दोस्ती कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, ये हमारा कब्जा कर लेगा। उन लोगों को इसका अंदाज़ा भी नहीं था। That upstart राजा called the English merchants, they will help me to defeat him। मतलब उस समय जितने भी राजा थे वो सोचते थे कि अंग्रेज जो बेनिया है, मतलब बिजनेस करने के लिए यहाँ पर आए, उन लोगों को बुलाओ, हम उस राजा के साथ लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, तो अंग्रेज़ों को बुलाओ, वो हमें मदद करेंगे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने में। इस टाइम पे ऐसा यूनिटी की हालत था, आप सोचो। The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one। उन लोगों ने क्या सोचा कि अरे इस देश का राजा, मैं बाहर से आया हूँ, मेरे साथ लड़ाई ना करके ये दोनों कहाँ इकट्ठे होंगे, मेरे साथ लड़ाई करेंगे, ये तो हमें ही बोल रहा है कि आप इंटरफेयर करो, उसके साथ लड़ाई करो, तुमने इन दोनों में यूनिटी नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि हमें तो लड़ाई लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर हम इसके साथ उसको लड़ाएंगे, उसके साथ इसको लड़ाएंगे, और धीरे धीरे हम कब्जा कर लेंगे। The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by। धीरे धीरे वो राजाओं को, भारतीय जो राजा थे, उनको पराजित करने लगे। यहाँ पर एक राजा थे जिनका नाम था टीपू सुल्तान। A far-seeing ruler like brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting। जो टीपू सुल्तान है, ये वो राजा थे, उन्होंने कभी अंग्रेज़ों की मदद नहीं ली थी। उनको शायद कुछ पता लग चुका था कि ये अंग्रेज़ बहुत ख़तरनाक है, इसीलिए वो अंग्रेज़ों से लड़े, और 3 लड़ाई लड़ी टीपू सुल्तान ने, और फिर लड़ाई के जंग के मैदान पे ही अपना जान कुर्बान किया, लेकिन अंग्रेज़ों के साथ कोई समझौता नहीं किया। मान लो अगर सारे राजा एक साथ होकर ऐसा यूनिटी दिखा दे तो ऐसा हालत नहीं होता। उस समय लोगों के मन में क्या चल रहा था? थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। लोग इस समय सोच रहे थे कि चलो अब इस देश में शांति आए, अब और कोई लड़ाई नहीं होगी, अब ठग जो थे, मतलब जो लूटपाट मचाते थे, अब हमें ठग आके लूटेंगे नहीं, लुटेरे आके लूटेंगे नहीं। इट इज़ गॉड हु सेंट द पिटीज। इतना भी सोचने लगे थे वो लोग कि भगवान ही है जो अंग्रेज़ों को भेजे हैं हमारी मदद के लिए। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम। हमारा डेस्टिनी, हमारा जो भाग्य है, हमारा जो फ्यूचर है, वो फ्यूचर इनमें ही है, इनके साथ अच्छे रिलेशन में ही हमारा फ्यूचर है, भविष्य है। ये जो सिचुएशन है ना, हाउ इंडियंस रिएक्ट दिस कॉन्क्वेस्ट, मतलब अंग्रेज जब धीरे धीरे कैप्चर करने लगे तब ऐसा चल रहा था देशवासी के मन में। द वाइट मैन हैज किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। और कुछ लोग क्या सोच रहे थे कि ये जो गोरे हैं ये हमारे राजा को या मार रहे हैं या उनको सिंहासन से हटा रहे हैं। सम किंग्स वेर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वेर ऑफ दिस लैंड। कुछ राजा अच्छे नहीं हैं लेकिन इस देश के तो हैं, उनको देश के बारे में मतलब सोचा नहीं उन लोगों ने। वो अच्छे नहीं हो सकते लेकिन वो देश के बारे में तो सोचते। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। अब हम गुलाम बन चुके हैं किनके? फॉरेनर्स के, विदेशियों के गुलाम बन चुके हैं हम। उन्होंने हमें गुलाम बना लिया है। अब इसके बाद ब्रिटिश रूल 1765
से 1836, 1765 से 1836, ये जो ब्रिटिश रूल है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। रिलीजियस लीडर्स प्रेच द आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। तभी हमारे देश में कैसे हालात थे, सोचो उस समय जो रिलीजियस लीडर्स थे वो सिखाते थे अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड, छुआछूत और बाल विवाह, जो आजकल के दिन में क्राइम है हमारे समाज में, वो चलता था तब कि किसी को छू दोगे ये नीची जाति का है, इसको छू दोगे तो तुम्हारी जात नहीं रहेगी, इस धर्म का है इसे छू दोगे तो फिर तुम्हारी जात नहीं रहेगी। बाल विवाह को उस समय सही ठहराया गया था, मतलब जब आप 18 आपका साल की उम्र होती है, आप उससे कम उम्र में ही शादी हो जाती थी, ऐसा स्थिति था उस समय। Anyone who crosses the seas loses his religion। अगर किसी ने समुद्र पार करके विदेश गया पढ़ने के लिए, वो कोई काम से या बिजनेस के लिए, तो उसकी धर्म चली जाती थी। All the misery in the world is due to women। कुछ लोग तो ये भी मानते थे कि इस दुनिया में दुख का कारण, जितने भी दुख है वो महिलाओं की वजह से है। सोचो समाज की उस समय मानसिकता कितना नीच और हीन मानसिकता है। हम बाहरी शत्रु से लड़ेंगे कैसे? हम ही जब अपने समाज को सुधार नहीं पाए, हमारे समाज एकदम गड्ढे में चला गया है, खत्म हो चुका है, उस समाज क्या लड़ेगा अंग्रेजों से? तो ये सब प्रथा को मानता हो, जो महिलाओं के अधिकारों की बात ना करे, जो बच्चे को कम उम्र में ही शादी करा दे, जिनको ये लगे कि समुद्र पार होंगे तो आपका धर्म चला जाएगा, जो छुआछूत में विश्वास करता हो कि इसको छुओगे तो जात चला जाएगा, ऐसे स्थिति में अब क्या उम्मीद कर सकते हो बताओ? द ट्रूथ वॉज दैट द इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट, द ब्रिटिश कॉन्ड देम। ऐसे ऐसा स्थिति था कि भारत की जो सेल्फ रेस्पेक्ट है वो चले गया था। ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश उनकी आलोचना करते थे। आप सोचो, अब ऐसे प्रथा अगर समाज में होगा तो कौन आपकी तारीफ करेगा? जो अब एक बाहर से आके इंसान भी आपकी आलोचना करके चला जाएगा। बीइंग मर्चेंट्स, द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स। मर्चेंट होने की वजह से अंग्रेज जो थे वो बहुत जल्दी ही मुनाफा कमाना चाहते थे। देयर हेवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबंडन देयर फील्ड्स। इतना टैक्स डाल दिया कि जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, उनको अपना खेत छोड़ देना पड़ा अंग्रेजों का, क्योंकि अंग्रेज तो इतना इंटरेस्ट, वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, अब इंटरेस्ट इतना हाई कर देते थे कि एक ऐसा टाइम आता था कि ज़मीन को उनको दे देना पड़ता था, और उसी ज़मीन पे अंग्रेज उनको काम कराते थे। सोचो, मेरा ज़मीन है, इंटरेस्ट रेट हाई, पैसा मुझे उधार दिया है, उसका इंटरेस्ट बहुत हाई रखा है, मैं चुका नहीं पाया, तो मेरा ज़मीन ले लिया मुझसे और मेरे ज़मीन पे मुझे ही काम कराता है। ऐसा सिचुएशन था। बट योर मेन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। तुम्हारे जो लोग हैं वो मेरे सारे फसल ले रहे हैं। यू आर स्टिल इन एरियर्स। इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। अभी भी तुम्हारा उधार है, अगर तुम इस उधार नहीं चुकाते हो तो मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा। अंग्रेज ऐसा करते थे, और अंग्रेज ऐसा करते थे, और हमारे देश के लोग ही जमींदार बन के इन लोगों को और भी लूटते थे। उन्हें कभी आवाज़ नहीं उठाई कि ये हमारा देश है, इसे हमें अपने तरीके से चलाने दो, आप लोग इंटरफेयर नहीं करो। वो कभी एक साथ खड़े ही नहीं हो पाए। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। फिर भी, इसके बावजूद भी ब्रिटिश ने क्या किया? दूसरे तरीके निकाले जिससे और भी मुनाफा हो। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन बॉट टू इंडिया। मतलब आप सोचो, आप यहाँ के सामान लेके जा रहे हो, तो वो लोगों ने बोला कि ये सामान लेके वहाँ पर जो चीज़ बनाएंगे उसको जब यहाँ पर बेचेंगे तब इसका कोई टैक्स फ्री कर दो, इसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अ गुड आइडिया। तब अंग्रेज बोलते कि, दूसरा एक अंग्रेज ऑफिसर बोलता है कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉस बिगैन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। इनके कानून के वजह से भारत की जो इंडस्ट्री थी, भारत के जो उद्योग थे वो तबाह हो चुके। हमारे यहाँ के कपड़े, बहुत अच्छे कपड़े बनते थे, वो कपड़ा जो उद्योग था वो ही ख़त्म होगा पूरी तरीके से। कैसे हो गया? मान लो आपका यहाँ का प्रोडक्ट है, जो जब वो यहाँ से लेके जा रहे हैं
इंग्लैंड पे वो बना रहे हो, जब हमारे देश पे आएगा, अगर आप टैक्स पे करते हो तो क्या होगा, वो टैक्स हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए लगाया जाएगा। लेकिन आप अगर टैक्स फ्री कर देते हो तो क्या होगा, वो सामान जब इंग्लैंड में बन के आएगा तब वो यहाँ पर सस्ते में बिकेगा। अब सस्ते में बिकेगा तो बहुत सस्ता हो गया, तो हमारे यहाँ पर जो सामान यहाँ पर ही तैयार हो रहा है उसका कीमत से भी सस्ता कीमत में मिलेगा किसको, अंग्रेज़ों। अंग्रेज़ जो सामान यहाँ पर ला रहे हैं, तो मतलब आप अंग्रेज़ों से खरीद रहे हो। अब क्या हो रहा है, डिफरेंस क्या है, इस इंडियन मर्चेंट से हमारे देश के व्यापारियों से खरीदोगे तो ये पैसा देश में ही रहता है, लेकिन जब आप अंग्रेज़ों से आप खरीदते हो तो वो पैसा बाहर चला जाता है। आज के टाइम पे, इस टाइम पे हमारे चाइनीज़ सामान को बॉयकॉट जो आप कर रहे हो, इससे क्या हो रहा है, क्यों ये कर रहे हो, ताकि जो चाइनीज़ है, ये जो हमारे बॉर्डर पे हमें इतना एग्रेशन दिखा रहा है, इनका नुकसान हो, तब इनको अकल ठिकाने आएगा, वो समझ जाएंगे हमें। अब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। जो अंग्रेज़ हैं, ठीक वो वैसा ही कर रहे थे उस टाइम पे। यहाँ पर जो चाइनीज़ सामान बनते हैं उसमें हम टैक्स लेते हैं ना, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, वही हमारे डेवलपमेंट पे लगता है। जो वो बेचते, हमारे यहाँ पर बेचो, बिजनेस करो, लेकिन हमें टैक्स दो। अब वो टैक्स अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, सस्ता हो जाएगा, बहुत सस्ता अगर हो जाएगा तो वही सामान सब खरीदेगा। तो आप जब पैसा दे रहे हो तो पैसा कहाँ जा रहा है, देश के। आप एक मोबाइल खरीदते हो चाइना का, तो वो पैसा चाइना पे जाएगा ना, वो भारत पे तो नहीं रहेगा। लेकिन आप भारत के अगर प्रोडक्ट खरीदते हो तो वो पैसा भारत पे रहता है, तो हमारी इंडस्ट्री, उद्योग डेवलपमेंट होती है, हमारी इकोनॉमी अच्छी होती है। और आप दूसरे के प्रोडक्ट को जितना खरीदोगे, हमारा इकोनॉमी, आपका देश का इकोनॉमी उतना गिरता चला जाएगा, कमज़ोर होता चला जाएगा। तो ये सिचुएशन है। तो आपको सिचुएशन समझ में आ रहा है कि क्यों, क्या परिस्थिति थी। अंग्रेज की जो पॉलिसीज थी वो हमारे जो आर्टिसंस थे और उनके बिजनेस, हमारे जो उद्योगी थे उनके जो बिजनेस थे, उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा इसका। इसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को कहा। अब 4 नंबर पॉइंट है 1772 टू 1833। ये जो समय है, ये समय काल के दौरान राजा राम मोहन राय, ये आप इनको पायोनियर कह सकते हो, रास्ता दिखाने वाले। इनने समाज के संस्कार के लिए काम किया। ये भी एक बंगाली ही थे, लेकिन उससे पहले क्या, एक ट्रू इंडियन थे। इन्होंने समाज में ये जो छुआछूत, ये बाल विवाह, ये जो कुप्रथाएं हैं, इनके खिलाफ इन्होंने लड़ाई की थी। तो कैसे उन्होंने लड़ाई किया, ये हम आपको बताएंगे इसमें। राममोहन राय जो थे वो एक एडवोकेट थे और बहुत शिक्षित थे। वो अंग्रेजी अच्छी तरीके से जानते थे। जब भी उन्होंने अंग्रेजी सीखी तो उनको पता लग गया कि अंग्रेजी ही हमारी फ्यूचर है। ये जो दुश्मन है जिन्होंने हमें कब्जा कर लिया है, अगर इन लोगों को ठीक करना है तो हमें इनके बारे में जानना होगा। हम तभी जान पाएंगे जब हम इसकी भाषा हम सीखे। एक दूसरा के समाज की कुप्रथाएं को पहले मुक्त करना पड़ेगा, हमारे देश को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, ताकि वो अपने पैर पे, इसका पैर ही कमजोर हो तो खड़ा कैसे होगा अंग्रेजों के खिलाफ। इसको पैर को स्ट्रांग करना है, ये कुप्रथाएं हमारे समाज से हटाना है। और हटाने के समय अगर इन लोगों की ही मदद हम ले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शत्रु को कूटनीति से भी हम पराजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, लेट अस नॉट डिस्पाइट आवर सेल्व्स, आवर एंशिएंट कल्चर इज ग्रेट, वी आर केपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, सुपरस्टिशंस हैव बीन रनिंग अस। तो बोले कोई बात नहीं, एकदम अपने आप को हीन छोटा मत समझो, हमारा कल्चर महान है। हमारी संस्कृति की तरह कोई संस्कृति है, वसुदैव कुटुंबकम, सारे विश्व हमारा परिवार है। हमारे बहुत सारे प्राचीन सभ्यताएं हैं। हड़प्पा, कितने साल पहले हड़प्पा नाम का सभ्यता है, अंग्रेजों की सभ्यता बसने से पहले। हमारे वेद उपनिषद में जो शिक्षा है वो कहीं नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा। बाहर में इसकी चर्चा होती है, लोग इसको पढ़ते हैं। तो हमारे सभ्यता संस्कृति में गलती नहीं, लेकिन हमारे समाज में कुछ कुप्रथा है, इसको हमें दूर करना पड़ेगा। हम देश को उस महान जगह पर हम लेके जाएंगे। तो उसने अपने वाइफ को कहा कि काउस आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट देयर एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज सेम। मतलब वो ये बोलना चाह रहे हैं कि गाय जो है वो डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, लेकिन दूध का रंग तो सफ़ेद ही है ना। ठीक उसी तरीके से
किसी डिफरेंट टीचर्स, डिफरेंट शिक्षक जो हैं, धर्म प्रचारक जो हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट बातें कही गई, लेकिन उनके बातों का सार जो है वो एक ही है। ठीक है, तो ईश्वर अल्लाह भगवान है वो एक ही है। भगवान मतलब वो सर्वशक्तिमान है। ठीक है, तो उस सर्वशक्तिमान को मानते हुए किस तरीके से हम जीवन को चला सकते हैं, ये सारे धर्म नहीं कहते हैं। तो धर्म में कोई भेद नहीं है। हाँ, बोलने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उसमें कोई भेद है नहीं। तो ये समाज को सुधारने का काम शुरू किसने किया? राजा राम मोहन राय ने किया। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसके बारे में अगला हम बात करेंगे अगले वीडियो में। इसको अब अच्छी तरीके से आप लोग देखना, और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझे ज़रूर पूछना। आज के लिए इतना ही।